दोस्तों नमस्कार। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हर हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। जितना दबाव देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति पर है, संभवतः उसी का परिणाम है कि बीते 24 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 बातों का जिक्र किया और उन सभी 6 बातों को लेकर ईरान ने खुले तौर पर इनकार कर दिया। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, अमेरिकी राष्ट्रपति तो यह भी कह गए कि अब हम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार हैं। और मुश्किल यह है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर जब तेहरान पहुंचे और जो उनकी मुलाकात वहां पर गलीफाफ से हुई, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी शर्तें हैं और उन शर्तों के हिसाब से अमेरिका को चलना होगा। तब यह सवाल कहीं बड़ा हो गया कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक जिन मुद्दों का जिक्र अपने सोशल ट्रुथ पर लिख रहे हैं, जो इंटरव्यू में कह रहे हैं, जहां जहां पत्रकारों का सामना होता है, वहां जिन बातों का वो जिक्र करते हैं, उन तमाम बातों को ईरान खारिज क्यों कर रहा है? या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की स्थिति में है, या फिर इससे हटकर जो खाड़ी देश हैं उनके जरिए भी एक दबाव ईरान पर बन जाए, यह मानकर चल रहे हैं? जो तुर्की और मिस्र की भूमिका थी पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता को लेकर, उन पर भी यह दबाव है कि आखिर अमेरिका तो राजी है और वह समझौता करना चाहता है, और आप लोगों ने अगर मदद नहीं की तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। क्योंकि इन सब के बीच आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ फती बिरोल ने बहुत साफ तौर पर कहा, युद्ध अगर समाप्त नहीं हुआ तो परिस्थितियां इतनी नाजुक हो जाएगी कि जो अभी एनर्जी आउटपुट मिडिल ईस्ट में रुका हुआ है, आज की तारीख में जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे हैं कि यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर भी 2 साल का वक्त लग जाएगा। यानी ग्लोबल इकोनॉमी का संकट और ग्लोबल एनर्जी का संकट कहीं गहराएगा। अगर आज की तारीख में यानी अगले हफ्ते जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे हैं, उस दिशा में कोई समाधान निकल जाता है तो भी, तो क्या ऐसा दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने है? बीते 24 घंटों के भीतर जिन 6 बातों का उन्होंने जिक्र किया और उन 6 की 6 बातों से ईरान ने इनकार कर दिया, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मसला यूरेनियम एनरिचमेंट जो भी इस वक्त ईरान के पास है, वह वो अमेरिका को सौंप देगा, इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने खुले तौर पर इससे इनकार कर दिया। वो आईआरजीसी हो या फिर वह संसद के अध्यक्ष गलीफाफ ही क्यों ना हो, इनकार किया गया। और जो बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे थे पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख, उनके सामने भी कोई बातचीत यूरेनियम को लेकर हुई ही नहीं। बाकायदा इसका जिक्र संसद के अध्यक्ष गलीफाफ के साथ जुड़े अधिकारियों ने खुले तौर पर कर दिया, और जो इरना न्यूज एजेंसी से लेकर दुनिया भर के मीडिया के भीतर यह बात आ गई कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कोई समझौता है ही नहीं। तो पहला सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों इस बात का जिक्र किया? दूसरा सवाल, टोल नहीं लेगा और एक समझौता हो गया है, क्योंकि हम इसके बाद उसके पूरे कोस्टलाइन को घेर लेंगे, हम बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, इसीलिए होर्मुज़ रूट साफ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ईरान ने कहा यह बिल्कुल संभव नहीं है। और उसके बाद जो बात निकल कर आई, ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का खंडन किया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि दरअसल हम कल दोपहर यानी आज दोपहर के बाद बाब अल मंडाब जो कि रेड सी का एंट्री पॉइंट है, वहां पर हम रुकावट डालने की शुरुआत करेंगे, हम इनिशियल स्टेप्स उठाने जा रहे हैं। यानी एक तरफ सिर्फ अभी तक होर्मुज़ रूट का जिक्र हो रहा था, अब उसमें रेड सी की दिशा में बढ़ने का मतलब यह है कि हुती लड़ाके अब उस इलाके में सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे। यानी दूसरी बात भी इस दौर में खारिज हो गई। तीसरी परिस्थिति का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दरअसल ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा है हथियार, वो चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, या फिर जिस भी तर्ज पर वो समुद्र के भीतर बारूद की सुरंग बिछाना चाहते हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और इसको भी सीधे तौर पर ईरान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप हमारे हथियारों के जखीरे की दिशा में मत जाइए,
हमारे पास बाखूबी इतने हथियार हैं कि हम आपके साथ सालों साल लड़ सकते हैं। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जिन हथियारों का जिक्र मैंने ईरान को लेकर किया वो दरअसल खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट यानी सीआईए की रिपोर्ट थी और पेंटागन इस पर मुहर लगा रहा था और अमेरिकी मीडिया भी कह रहा था कि चीन से ये हथियार ईरान को मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत शी जिनपिंग से हो गई है, चाइना के अथॉरिटी से हो गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी चीन मान चुका है कि वो हर हाल में अमेरिका के साथ खड़ा है, हथियार वो ईरान को नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने ही इस बात का खंडन कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है, हमारी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। और चीन ने जब यह कहा कोई बातचीत नहीं हुई तो इसके बाद ईरान ने भी यह कहने में कोई कोताही नहीं बरती कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जिस घोड़े पर सवार होकर चाहते हैं कि उस रास्ते पर हम चले जहां पर उनका 15 सूत्री फार्मूला जो है वो काम कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पांचवी बात यह निकल कर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहने से चूके नहीं कि अब जो इस्लामाबाद में अधूरी बातचीत इसलिए थी क्योंकि निर्णय ले पाने की क्षमता उस समय जो शामिल हुए थे बातचीत में उनके पास नहीं थी और संवाद उनका तेहरान से नहीं हो रहा था। कमोवेश इस बात का जिक्र अलग अलग मीडिया के माध्यम से किया गया, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा किया गया और इसके साथ जेडी वैंस भी इस बात से चूके नहीं कहने के लिए कि दरअसल हां ये स्थिति तो थी, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो इसे भी ईरान ने यह कहकर काउंटर कर दिया या कहीं डिस्क्रेडिट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी सहमति है और हम उस सहमति के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो हमें पता था तक किस आधार पे कहां पर कौन से समझौते करने हैं। जो छठा मुद्दा है वो और ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया में जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी है उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मौकों पर कह दिया युद्ध खत्म हो चुका है, युद्ध की परिस्थितियां पूरी तरह खत्म हो गई और अब इजराइल भी मान गया है कि वो लेबनान पर हमला नहीं करेगा। तो फिर वो रास्ता भी बंद हो गया, यानी सीज फायर पूरे तरीके से लागू है, अगले 10 दिनों तक लेबनान पर कोई अटैक इजराइल नहीं करेगा। तो इसके मतलब बहुत साफ है कि अब रास्ता इतना ज्यादा खुल गया है कि अब समझौता होगा ही और बातचीत की सिर्फ तारीख तय करनी है और इस्लामाबाद में यह बातचीत होगी, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी खुले तौर पर डिस्क्रेडिट ईरान ने यह कहकर कर दिया, ना तो ऐसी कोई तारीख है ना कोई ऐसी जगह है, क्योंकि कोई फार्मूला कोई रूपरेखा अमेरिका ने दिया ही नहीं है। वो चाहते हैं और मध्यस्थता के जरिए वो चाहते हैं कि हम अपनी बातों का जिक्र करें, तो हम अपनी बातों पर अडिग हैं और इसका जिक्र हमने सेनाध्यक्ष असीम मुनीर के साथ कर लिया है, उन्हें सारी जानकारी दे दी है। यानी असीम मुनीर जो भी अमेरिका को जानकारी देंगे उसकी पहली लाइन यही होगी कि ईरान अपनी पुरानी मांगों पर अड़ा हुआ है। बात यही रुकती तो भी ठीक था। इन सब के बीच चंद घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहने से नहीं चूके या मीडिया में खुलकर बात यह आ गई कल रात जब वहां पर दिन का उजाला था और भारत में रात थी, उस वक्त कह दिया गया अब मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूं, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, समझौते पर हस्ताक्षर करूंगा और उस समझौते को लेकर जो सहमति बन चुकी है उस सहमति की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं। खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया। The deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me to go. तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ईरान उन्हीं बातों से इनकार कर रहा है। लेकिन इन 6 मुद्दों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्या युद्ध दोबारा से शुरू होने जा रहा है? क्या वाकई होर्मुज़ रूट के बाद जो रेड सी की एंट्री पॉइंट है जहां पर हूती लड़ाकों की चलती है, क्या दोपहर के बाद से वहां पर रुकावट शुरू हो जाएगी? या फिर इन सब के बीच जितनी बड़ी तादाद में जिसका जिक्र कल अमेरिकी सैन्य प्रमुख पेंटागन के अधिकारी ने खुले तौर पर मीडिया के सामने आकर कहा था कि हमने बड़ी तैनाती कर रखी है, तो क्या वो सक्रियता उसके साथ बढ़ जाएगी?
जिन बातों का जिक्र अमेरिका इससे पहले कर रहा था कि अगर समुद्र के किसी भी हिस्से में कहीं भी अगर ईरानी जहाज दिखाई देंगे तो वो अगर तेल से लदे होंगे तो उन्हें निशाने पर ले लिया जाएगा, यानी दायरा होर्मुज रूट से आगे बढ़ रहा है। क्या वाकई ये स्थिति अब आने वाली है? क्योंकि अमेरिका की कई बातों को खुले तौर पर ईरान नहीं मान रहा है या इनकार कर रहा है, और अमेरिका की कई बातों से चीन भी इनकार कर रहा है। और चीन इस हकीकत को जानता है कि शिखर सम्मेलन अगले महीने 14 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होना है। अब सवाल यह है कि उस शिखर सम्मेलन से पहले वो कैसे तेहरान को अलग तलक छोड़ सकता है, जब उसके अपने यहां की एनर्जी लगभग 56% ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों से जुड़ी हुई है, और उन मिडिल ईस्ट देशों को लेकर अमेरिका अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। यानी लड़ाई एक झटके में चीन की इकोनॉमी वर्सेस अमेरिकी इकोनॉमी और इकोनॉमी पर वर्चस्व की इस लड़ाई में भी तब्दील हो चुकी है। और अगर ईरान पीछे हटता है तो यह चीन के लिए सेटबैक होगा, चीन अगर पीछे हटता है तो ईरान के लिए सेटबैक होगा। ये दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो अमेरिका के लिए कहीं बड़ा सेटबैक होगा। और कमोवेश इसी परिस्थिति में ये चीजें चल रही है। होर्मुज रूट पर जहाजों की आवाजाही कैसे होगी, कितनी बड़ी तादाद में, किस परिस्थिति के साथ, कौन सी मिसाइल किस रेंज में आ सकती है, कहां पर जहाज अटके पड़े हैं, एक क्षण के लिए इसको जरा देख लीजिए। इसमें दो मत नहीं कि होर्मुज रूट के इर्द गिर्द अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी, अमेरिकी नेवी की मौजूदगी, अमेरिकी वायुसेना की मौजूदगी, और इन सब के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा तैयार किया गया वह सुरक्षा कवच जो सिर्फ माइंस पर नहीं टिका है, बल्कि जो फास्ट बोट्स होती हैं उसको भी विस्फोटक से भरा जा चुका है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड ये मानकर चल रहा है कि अगर एक भी हमला कुछ ऐसा इस रूट में होता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर यह युद्ध कहीं तीखा हो जाएगा। और चूंकि 21 अप्रैल की तारीख है इस सीजफायर के खत्म होने की, और आज की तारीख में जो परिस्थिति है अब उसमें सिर्फ 4 से 5 दिन का वक्त बचा हुआ है, और इस दौर में ही अमेरिका चाहता है कि हर हाल में समझौता हो जाए। इसीलिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दांव खेला है वो पूरे तरीके से समझौते की टेबल पर ईरान हर हाल में आ जाए, उस पर दबाव इजराइल के सीजफायर का बने, उस पर दबाव मिडिल ईस्ट के देशों की एनर्जी और इकोनॉमी का संकट जो गहराया है उसको लेकर बने, जो नाटो में शामिल तुर्की है और जो दूसरी तरफ मिस्र जो पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता के दौर में अपनी फीलिंग्स को बतला रहा था, और इन सब के बीच अब सऊदी अरब भी ये मानकर चल रहा है कि स्थिति जल्द से जल्द निपटनी चाहिए, एक दबाव उसका बन जाए। क्योंकि अगर वो दबाव से मुक्त होकर ईरान युद्ध की दिशा में बढ़ता है तो ये अमेरिका के लिए घातक स्थिति होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाखूबी इसे जानते हैं। हर वक्त बजट बढ़ रहा है, हर वक्त के साथ युद्ध की परिस्थितियों में और घने बादल छाने लगे हैं। और दूसरी मजबूरी यह है कि इन सब के बीच ईरान और रूस पर से जो तेल बेचने का सैंक्शंस हटाया गया था उसकी मियाद भी पूरी हो रही है। यानी ईरान पर तेल बेचने ना बेचने की परिस्थिति, और रूस पर भी जब यह प्रतिबंध लग जाएगा तो एशियाई देश खास तौर से जो रूस से तेल ले रहे हैं उसमें भारत भी शामिल है, तो उसके बाद उनके सामने जो संकट आएगा वो दबाव अमेरिका पर पड़ेगा। और अमेरिका इस दौर में वेनेजुला के रिजर्व तेल पर बैठा तो जरूर है, लेकिन वेनेजुला का तेल निकाल पाने की स्थिति में कोई कंपनी अभी तक सामने आई नहीं है। और टेक्सास के भीतर रिफाइनिंग की परिस्थिति में सिर्फ अमेरिकी तेल ही रिफाइन हो पाता है। यानी दो बड़े हिस्सों पर सैंक्शन लग जाए, ईरान और रशिया पर, पूरे मिडिल ईस्ट के देश चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, वहां से तेल की आवाजाही रुक जाए।
यानी एक संकट ग्लोबल इकोनॉमी की लगभग 60 से 70% तक का असर सिर्फ एनर्जी के आश्रय अगर चल निकला, तो इस स्थिति का रास्ता दूसरी बार अगर बातचीत नहीं होती है और युद्ध की दिशा में चीजें बढ़ जाती हैं, तो अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल इस दौर में खड़े हो जाएंगे। और जब आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से इस बात की खुली जानकारी दे दी गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर ज्यादा संकट होगा, जो गरीब देश है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और बड़ी तादाद में लोग न सिर्फ डिस्प्लेस होंगे बल्कि भूखमरी की स्थिति होगी, क्योंकि सीधा असर फर्टिलाइजर पर पड़ रहा है और जो डेवलप स्टेट है उनकी इकोनॉमी चरमराने लगेगी। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके काउंटर में अभी तक रशिया ने तेल बेचकर अपने युद्ध में हुए खर्चे की भरपाई कर ली और इन सब के बीच चीन और रूस ने तय किया कि अब डॉलर के जरिए हम अपने प्रोडक्शन का आदान प्रदान नहीं करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। अब इसकी मुश्किल यह है अमेरिका की, उसकी अपनी इकोनॉमी का संकट भी इस युद्ध से जुड़ चुका है। वो चाहे कितना भी रईस हो, लेकिन एक पैरेलल तरीके से लंबे वक्त तक अगर यह युद्ध यूक्रेन और रशिया की तर्ज पर चला गया तो यह तो जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा और दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़े हिस्से के तौर पर हर कोई अल्टरनेटिव रास्ते टटोलने लगेगा। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इसीलिए डगमगाए हुए हैं? जिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है और पाकिस्तान तक जाने का जिक्र अगर वो कर चुके हैं तो इसके मैसेज बहुत साफ है। संकट गहरा रहा है, रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा यह तो दूर की गोटी है, लेकिन गहराते संकट में अगर एक भी ट्रिगर होमर्ज रूट पर चल गया या जिस दोपहर के बाद, आज दोपहर के बाद जब तेहरान ने जिक्र कर दिया है रेड सी का भी, अगर उस परिस्थिति में होती कि लड़ाकों ने किसी भी एक जहाज को निशाने पर ले लिया, उसके बाद क्या होगा, शायद ये सवाल व्हाइट हाउस के भीतर सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।